Hi, in this video we will going to study about the constitutional status of municipalities. Okay, so constitutional status of municipalities. So let's start. Looking at the weak position of the urban local government, National Commission on Urbanization in its report in the year 1988 expressed its concern that the the inefficiency of our cities and towns is being perpetuated by absolute rigid and inefficient law, regulatory provisions and norms. तो जो रिपोर्ट लाई गई बाय द नेशनल कमीशन ऑन द अर्बनाइजेशन, उन्होंने कहा कि ये जो हमारी सिटी की या टाउन की जो इनइफिशियंसी है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिजिड नेचर एंड इनइफिशियंट of the law and regulation that is provided to them. The urban center with the concentration of diverse activity should be generators of wealth. ये जो अर्बन सेंटर है ये मेनली किस लिए है, मेनली ये इसका जो मेन जो इसमें चीज़ होती है बिकॉज हियर इज़ द डाइवर्स एक्टिविटी, यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, सिटी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो जिसके वजह से इसके अंदर से मेनली हमें क्या मिलता है, जो स्टेट को है वो मेनली यहाँ से वेल्थ मिलता है, पैसा मिलता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवर्स एक्टिविटीज़, अलग अलग फैक्ट्री रहती है यहाँ पे, अलग अलग उद्योग चलते हैं, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसा या वेल्थ जनरेट होती है. इंस्टेड दे हैव degenerated into parasite looking elsewhere for the support. So consequently in 1989 the 65th constitutional amendment bill was introduced in the parliament to revamp municipal government in India. The amendment sought to ensure that municipal bodies were invest, invested with necessary power and authority to enable them to function effectively as unit of local government. ठीक है, सो इन द ईयर 1989 एक 65th 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, जिसका मेन मकसद ये था कि जो म्यूनसिपल बॉडीज़ थी उनको क्या देना, एक नेसेसरी पावर देना, अथॉरिटी देना, जिसके वजह से वो क्या कर सके, कुछ फंक्शन काम कर सके, मतलब कुछ इफ़ेक्टिवली काम कर सके और अपना जो लोकल गवर्नमेंट है उसको सही से चला सके. सो बट इट कुड नॉट बिकम एन एक्ट, लेकिन ये जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये एक्ट नहीं बन पाया एज एन केस ऑफ लेजिस्लेशन ऑन पार्ला पंचायती राज until 1992. then in then the 74th 74th constitutional amendment act 74th constitutional amendment act 1992 become operational from April 1993. This amendment act confer constitutional status to municipalities, and its provisions are applicable to all state and union territories except schedule and tribal areas. तो उसके बाद क्या होता है, एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है आफ्टर दी 65th तो ये आता है मेनली 1992 के अंदर. और इसका जो इसके बाद ये क्या होता है, इसका जो ऑपरेशनल है फ्रॉम अप्रैल 1993 से शुरू हो जाता है, और इसके अंदर मेनली जो म्यूनसिपालिटीज़ है उनको पावर दिया गया ऑल द म्यूनसिपालिटीज़ आइदर फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, सभी को इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया टू द ऑल म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के अंदर है उनको छोड़ के. ठीक है, तो इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया किसको, इस म्यूनसिपालिटीज़ को थ्रू दी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992. तो इससे क्या हो गया, ये जो एक्ट आया इससे फिर ये पार्ट 9A बना ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. ठीक है, पार्ट 9A, और पार्ट 9 किसके लिए, दैट इज़ फॉर द पंचायत. नाउ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपालिटीज़. While there is no uniformity in the structure of urban governance, all states have urban local bodies as institution of decentralization which usually provide service of purely local nature. तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नेंस का, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है और इसका जो मेन काम है दैट इज़ टू प्रोवाइड सर्विस
okay, to the to the their own subject. So these are created in designation urban area as defined by the census, and also for the area of special importance decided by the state government authorities. Small town are covered under the discretionary criteria of urban settlement until this reach the required population threshold of 10,000 to be elevated as municipalities with fully elected council. जैसे पॉपुलेशन एक्चुअली इसका जो पावर है डिस्क्रिशनरी पावर कि कितने एरिया मतलब कितने पॉपुलेशन के बेस पे हम किसी एरिया को म्यूनसिपालिटीज़ घोषित की जा सकता है, ओके, घोषित किया जा सकता है। तो इसका जो डिस्क्रिशनरी पावर है, ओके, इसमें इसमें जो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन है, ओके, दैट इज़ द 10,000 इज़ द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन फॉर द एरिया बिकमिंग द म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। और वहाँ पे जो काउंसिल्स है वो क्या हो गया जी, वो इलेक्टेड होगी, ठीक है। अगेन व्हेन म्यूनसिपल्स एरिया कवर अबाउट 3 लाख पॉपुलेशन द स्टेटस ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज जनरली अकॉर्डेड। तो इस तरह से पॉपुलेशन के बेस पे जो म्यूनसिपालिटीज़ है उनका जो जो काम है, ओके, वो अलग अलग हो जाता है। नाउ द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आइडेंटिफाई 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपल बॉडीज़, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था, ओके, बाद में वो एक्ट बना, तो उसने मेनली 3 टाइप के म्यूनसिपल बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज किया, ओके। सो फर्स्ट वन इज द नगर पंचायत बाय वाट एवर नेम कॉल्ड। दिस इज द दिस इज फॉर द ट्रांजिशनल एरिया विच इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ठीक है। जो रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया के बीच वाला जो मतलब द एरिया इज नाइदर फुली रूरल एंड नाइदर फुली अर्बन, जो बीच वाला एरिया है, ओके, दैट एरिया, ओके, जो एरिया मेनली ट्रांसफर हो रहा है इन द अर्बन एरिया के अंदर, ओके। सो उस फेज के अंदर जो है उसको नगर पंचायत कहा गया है, ठीक है। देन आता है म्यूनसिपल काउंसिल। दिस इज फॉर द स्मॉल अर्बन एरिया, जो छोटा अर्बन एरिया होता है उसमें म्यूनसिपल काउंसिल होती है। देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दिस इज़ अ लार्ज अर्बन एरिया, जो सबसे बड़ा म्यूनसिपालिटीज़ होता है वो होता है दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। एक बड़े एरिया को अर्बन का जो सबसे बड़ा एरिया अर्बन होता है, ओके, दी लार्ज अर्बन एरिया, ओके, is called the municipal corporation. The small urban area is called the municipal council, and the transition area between the rural area, okay, and urban area, okay, that is called the nagar panchayat. तो ये मेनली 3 टाइप की म्यूनसिपल बॉडीज होती है। वार्ड कमिटीज, नाउ द 74th अमेंडमेंट एक्ट also provided for creation of elected ward committees and zonal committees in the big city and representation of their chairperson in the city council, okay। सो जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो क्रिएशन मतलब जो वार्ड कमेटी के लिए और जोनल कमेटी के लिए जो मेंबर इलेक्ट होंगे उसके, ओके, मेनली जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है ये बोलता है कि हमें वार्ड कमेटी और जोनल कमेटी बनाना है, ओके, बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर। और वहाँ से क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, वहाँ से जो मेंबर होंगे वो इलेक्ट होंगे, और वही से एक जो मेंबर इलेक्ट होगा दैट विल बी द चेयरपर्सन, okay, of the city council. Each state government would decide the criteria for the 3 type of municipal bodies mentioned above। तो कौन सा एरिया को म्यूनसिपल बनाना है, मतलब कि द नगर पंचायत किसको बनाना है, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ओके। सो दिस इज मेनली डिसाइडेड बाय, ओके, who is have the discretionary power, have the mainly this discretionary power have the state government। So beside these 3 criteria there are also the provisions फॉर कॉन्स्टिट्यूशिंग इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया के अलावा और भी जैसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप होता है विच नीड नॉट हैव इलेक्टेड बॉडीज़, लेकिन इसके अंदर इलेक्टेड बॉडीज़ नहीं होती है। और ये जो 3 एरिया बताए नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसमें क्या होगी, एक इलेक्टेड काउंसिल होगी। द पोजिशन ऑफ द कंटोनमेंट आर लेफ्ट अनअफेक्टेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट। द मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी वुड जनरली बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। तो जो भी
म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर जो भी इलेक्शन होगा मेंबर्स का, वो काउंसिल के अंदर, ओके, दैट मेंबर, ओके, विल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन. The legislature of the state may by law provide for representation in the municipalities. Okay, किन किन को? Person having special knowledge in municipal administration, member of parliament and state legislature, the chairperson of the ward and zonal committee in the case of municipal corporation. तो इन सभी के लिए डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन रख सकता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो ऐसे लोगों को जिसको एक कोई स्पेशल नॉलेज है अबाउट द म्यूनसिपालिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ओके, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेक्चर है उनको, या चेयरपर्सन ऑफ वार्ड और जोनल कमेटी. ठीक है, इस तरह के इलेक्शन डायरेक्ट के मतलब इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन. ओके, लेजिस्लेटिव लॉ प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन, इनके लिए रिप्रेजेंटेशन, ओके, प्रोवाइड किया जा सकता है इन द म्यूनसिपालिटीज. ओके, इन तीनों के लिए मेनली रिप्रेजेंटेशन can be provided in the municipalities, and that can be provided by the law, okay, and that is provided by the mainly state. Okay, so legislature of the state. Term of the elected municipal bodies, the tenure of the elected municipal body is 5 years. Okay, like panchayat, in case of municipal body is sought to be dissolved earlier, a reasonable opportunity is being heard must be given to the municipal body concerned. A municipal constituent after the dissolution shall be continue only the remainder of term. ओके, मतलब ये इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि म्यूनसिपल बॉडी बनाई गई, ओके, तो उसके बाद वो 2 साल तक रहती है, उसके बाद डिजॉल्व हो जाती है, विदा मतलब किसी कारण से डिजॉल्व हो जाती है, तो रिमेनिंग जो 3 ईयर्स है, ठीक है, अभी इसका टोटल जो होता है वो 5 साल का होता है, तो रिमेनिंग जो 3 ईयर्स है, जो नई इलेक्ट बॉडी आएगी वो सिर्फ 3 साल के लिए रहेगी, नॉट फॉर द 5 ईयर्स. ओके, तो जो रिमाइंडर होगा, जो बचा हुआ ईयर्स होगा उसके, ओके, उतने उतने के लिए ही बस जो नई इलेक्टेड बॉडी होगी वो रहेगी. ठीक है. देन रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST एंड वीमेन. म्यूनसिपालिटीज सीट वुड बी रिजर्व फॉर SC ST in proportion to their population. 1/3 of the total number of seat would be reserved for women. Okay, so 1/3, okay, seat will be reserved for the women. This include the quota for women belonging to scheduled caste and tribe. तो मेनली ये किसके लिए? जो women SC और ST, ओके, SC और ST, ओके, रिजर्व कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए, ओके, जो वीमेन SC या ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 1/3 जो कोटा है वो रिजर्व किया गया. इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रिस्क्राइब बाय लॉ द मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़. दूसरी चीज़ इसमें ये कि जो म्यूनसिपैलिटीज़, ओके, के अंदर जो चेयरपर्सन की ऑफिस है, ठीक है, चेयरपर्सन की ऑफिस, उसके लिए रिजर्वेशन क्या होना चाहिए या जो भी है रिलेटेड टू द रिजर्वेशन, ओके, जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, एंड दैट इज़ ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट. और स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे है कि वो किस तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़. Power and authority and responsibility of municipalities. To enable municipalities to function as institution of the self government, okay, they may be given responsibility by the state legislature. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है? प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. Then second one is the implementation of scheme, that is poverty alleviation. Okay, likewise. Third one is the matter containing in the 18 atom mentioned in the 12th schedule. जो 12th schedule के अंदर जो मैटर्स है उससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर भी काम करता है म्यूनसिपैलिटीज़. सो दिस आर मेन, ओके, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़. फर्स्ट वन प्लान बनाना फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल जस्टिस के लिए. देन सेकंड जो भी स्कीम आती है उसको इम्प्लीमेंट करना. एंड थर्ड वन इज़ द जो 18 एटम्स लिखे गए हैं 12th शेड्यूल के अंदर, ओके, उनके ऊपर काम करना. ओके, जो भी लॉ बनाना है या जो भी चीज़ करना है, ओके, दिस पावर इज़ गिवन टू द म्यूनसिपैलिटीज़. ओके, दिस 12th शेड्यूल के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है 12th शेड्यूल के अंदर उसके ऊपर म्यूनसिपैलिटीज़ का कंप्लीट पावर है.
The legislature of the state may by law authorize municipalities to levy, collect, and appropriate tax, duties, toll, and etc. Okay, this power is also provided by the state to the municipalities. It also assign the municipality various tax, duty, etc. collected by the state government. Okay, further grant in aid may be given to them. Okay, by the state government. तो state government क्या करता है, हेल्प भी करता है. ओके, फाइनेंशियल हेल्प करता है एंड सपोर्ट करता है टू फंक्शन द म्यूनसिपैलिटीज. State Finance Commission. The State Finance Commission appointed under the Article 243I, okay, for Panchayat shall also review the financial position of the municipalities and make recommendation to the governor. Okay, तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो एक्चुअली रिकमेंडिंग बॉडी होती है एंड वो ये बताती है गवर्नर को कि कितना रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए बिटवीन द स्टेट एंड द म्यूनसिपैलिटीज़ और द लोकल गवर्नेंस. ओके, now we will see the recommendation. Okay, what type of recommendation, or okay, what type of recommendation that state finance commission can give. Okay, the principle which should govern the distribution between the state and municipalities of the net proceeds of the tax, duties, toll, and fees levied by the state and allocation between the municipalities at all level. तो ये मेनली ये काम हो जाता है. ठीक है, क्या क्या काम करता है जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है. ओके, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेट एंड म्यूनसिपैलिटीज. ओके, वॉट एवर द रिसोर्सेज एंड टैक्स, ड्यूटी, फाइनेंस likewise. Then determination of the tax, duties, toll and fees which may be assigned to the municipality. कौन से म्यूनसिपैलिटीज़ को ओके टैक्स, ड्यूटी, टोल ये सभी असाइन करनी चाहिए, ये भी कौन बताता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन. ओके, स्टेट फाइनेंस कमीशन. देन ग्रांट इन एड टू द म्यूनसिपैलिटीज़ फ्रॉम द कंसल्ट फंड ऑफ स्टेट. तो कितना ग्रांट देना चाहिए, ओके, कितनी हेल्प करनी चाहिए, ओके, फ्रॉम द काउंसिल फंड ऑफ द स्टेट. ओके, यहाँ में से कितना पैसा मिलना चाहिए म्यूनसिपैलिटीज़ को, ये भी काम है बताना स्टेट फाइनेंस कमीशन का. दिस इज द रिकमेंडिंग बॉडी टू द गवर्नर. देन मेजर नीड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़. ओके, ये सभी चीज़ें बताता है स्टेट फाइनेंस कमीशन कि क्या ऐसी मेजर लेना चाहिए जिसके वजह से फाइनेंस पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है म्यूनसिपैलिटीज़ का, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. एनी अदर मैटर दैट मे बी रेफर टू इट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. या ऐसे कोई मैटर जो गवर्नर बोलता है कि ये इसके ऊपर स्टडी करके बताइए मुझे. लाइकवाइज द फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 280 वुड also make recommendation in regard to the measure need to augment the consolidated fund of state to supplemented the resource of the municipalities in the state. तो कितना रिसोर्सेस मेनली प्रोवाइड किया जा सकता है म्यूनसिपैलिटीज़ को. ओके, ये सभी बताने का मेनली रिकमेंडिंग का काम करता है द स्टेट फाइनेंस कमीशन. देन आफ्टर स्टेट फाइनेंस कमीशन the main body, that is the election to municipalities. The state election commission constituted under article 243k shall have the power of direction and control. Okay, and what they do, mainly what this election, okay, state election commission will do. Okay, it prepare the electoral roll and conduct all the election of the municipalities. म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड जो भी इलेक्शन है या इलेक्टोरल रोल बनाना है, ये मेनली काम बन जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन कमिटी, दिस इज ऑल्सो ओके कम अंडर दिस. 74th अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी विच शैल ऑल्सो प्रिपेयर अ डेवलपमेंट प्लान फॉर द होल मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड फॉरवर्ड द सेम टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो 74th अमेंडमेंट एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है कि हमें एक मेट्रोपॉलिटन कमेटी बनाना है जिसका मेन काम होगा वो क्या करेगा, मेनली डेवलपमेंट प्लान बनाएगा पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया का, और वो प्लान मेनली स्टेट गवर्नमेंट को देगा. देन द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी एंड मैनर इन विच चेयरपर्सन आर टू बी चूजन एंड सीट आर टू बी फिल्ड आर बी प्रोवाइडेड बाय द लॉ. ओके, एंड दैट इज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये जो कमिटी बनाई जाएगी, ठीक है, इस कमिटी जो कि मेट्रोपॉलिटन कमिटी होगी, इसके मेंबर, इसके चेयरपर्सन, ओके, ये सभी किस तरह से चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट होगी,
ये मेनली कौन बताता है? स्टेट गवर्नमेंट बताता है. इट मीन्स नॉट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर बताता है. ओके, बाय द लॉ with respect to function that are to be performed by the metropolitan planning committee, okay, to prepare development plan for the whole metropolitan area. The state legislature would be law make provisions including functioning related to the planning and coordination of the metropolitan area. So likewise, okay, the different tasks of different, okay, different institution perform, okay, and all these are written into the 74th amendment act. Okay, so the 74th amendment act provide the, okay, constitution of metropolitan committee, okay, then creation of the election commission, finance commission for the municipalities, then the role of the finance commission, how the resource and what are the role, okay, that play by the state finance commission, okay, while distributing the resources and all these things. Okay, ये सभी चीज़ें मेनली स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है टू द गवर्नर. देन हमने ये देखा कि किस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है ये पावर देता है म्यूनसिपैलिटीज़ को अलग अलग टाइप से. ओके, पावर एंड अथॉरिटी and the reservation of the seat SC and ST and women. Okay, then tenure of the election commission, elected municipal bodies and all these things. Okay, ward committee, ये सभी चीज़ें हम mainly, then type of the municipal bodies. Okay, all the structure and composition of the municipalities we discuss in here. Okay, now at last we will come to the Union Ministry of Urban Development. So the Ministry of Urban Development has responsibility of broad policy formulation and monitoring of program in the area of urban development. तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो मेनली मिनिस्ट्री है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की, ओके, द यूनियन मिनिस्ट्री की, मेनली द यूनियन मिनिस्ट्री, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. ओके, इट इज़ अ यूनियन, ओके, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. एंड दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरिया. सो अर्बन डेवलपमेंट इज the state subject, but the government of India play a coordinating and monitoring role and also support urban development through several central sponsored scheme. Okay, so the ministry also address various issue of the urban sector through policy guidelines and legislature guidelines and sector program. तो इस तरीके से जो यूनियन मिनिस्ट्री है फॉर द अर्बन डेवलपमेंट दैट आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ऑल दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द 74th, okay, amendment act. Okay, so this is all about the constitutional status of municipalities. So in the next video we will going to cover the next topic, that is the working of the municipalities and challenges for the governance. Okay, so that's all for this video. Thank you, bye bye.